This call is now being recorded. Now we'll start about ECG. आप सबने ECG मशीन तो देखी होगी, वो फिल्मों में कई बार देखो, वो एक मशीन पड़ी रहती है जिसमें टी 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 आवाज साउंड्स आती रहती है, पी पी पी। एंड कुछ देर बाद वो लाइन जब तक टेढ़ी मेढ़ी रहती है तो इंसान जिंदा रहता है, और जैसे ही सीधी हो जाती है तो डेथ हो जाती है। तो हर सीधी चीजें कई बार जानलेवा होती हैं, तो लाइफ भी वैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी रहे, प्रॉब्लम से भरी रहे तो इट्स गुड, सीधी हो जाए तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो ईसीजी के बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कार्टून बनाया है, एक इंडिविजुअल है जो लेटा हुआ है, साथ में एक मशीन दिखाई गई है। थोड़ी मशीन यहाँ पे एकदम नॉर्मली दिखाई गई है, ऐसा कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं, बट ये मशीन जो दिखाई गई है, ये मशीन और नीचे की तरफ एक ग्राफ दिखाया गया है जिसको हम रिपोर्ट भी बोल सकते हो। ओके, वी कैन कॉल इट रिपोर्ट टू। अगर आप लोगों में से किसी ने अपने घर पे किसी के पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का ईसीजी देखा होगा या उसका रिपोर्ट देखा होगा, तो आपको दिखा होगा एक रेक्टेंगुलर पेपर होता है, ग्राफिकल पिंकिश कलर का ग्राफिकल पेपर, जिसके अंदर बहुत सारी वेव्स दिखी रहती हैं। कुछ ऐसी मैंने यहाँ पे थोड़ी ड्रॉ की है। तो दो चीजें आपको दिख रही है, एक मशीन दिख रही है और एक ग्राफ दिख रही है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो ट्विस्ट है वो इनके नाम के ऊपर है। रिजल्ट जो है वो ग्राफ के फॉर्म में दिखता है, तो उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होना चाहिए, और मशीन जो है वो ग्राम होना चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बट यहाँ पे उल्टा केस है, मशीन को ग्राफ बोला है और ग्राफ को ग्राम बोला है, मतलब रिपोर्ट को ग्राम बोला है। तो ये सबसे पहला ट्रिक है जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में टर्म बोला जाए तो उसका मतलब मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, और कभी भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में बात किया जाए तो वो लोग रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो रिपोर्ट है, एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो मशीन है। ओके, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। दूसरा, हम यहाँ पे इस मशीन से कुछ लीड्स लगाते हैं। एनसीईआरटी ने 3 लीड्स बोली हैं, और आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट भी लिखा है। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। तो लेफ्ट और राइट है। इसमें आप देख रहे होंगे लेफ्ट व्रिस्ट पे एक लीड आके लग रही है, यहाँ पे लेफ्ट व्रिस्ट। दूसरी एक लीड आके राइट व्रिस्ट पे लग रही है, और एक लेफ्ट एंकल पे आके लग रही है। तो ये तीनों लीड्स जो हैं वो क्या सिग्निफाई कर रही हैं कि 3 जगह पे हमें लीड्स लगानी है। कौन सा? बोथ व्रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल। किस जगह पे लीड नहीं लगती है वो है राइट एंकल। ओके, राइट एंकल पे लीड कभी भी नहीं लगती। तो आपसे क्वेश्चन पूछा रहे ऑड मैन आउट विथ रिस्पेक्ट टू ईसीजी, तो लेफ्ट एंकल सिलेक्ट करना है। एनसीईआरटी ने 3 लीड के बारे में ही जानकारी दी है या इंफॉर्मेशन दी है, बट अपने को थोड़ा सा इसमें एडेड पैटर्न लेना पड़ेगा कि लीड्स 5 से 6 लीड और होती हैं जो लेफ्ट पे रिब्स, सॉरी लेफ्ट रिब्स बोल रहा हूँ, चेस्ट पे ऐसे लेफ्ट हैंड साइड लगी रहती है। तो चेस्ट अलोंग विथ लेफ्ट एंड राइट व्रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल, ये सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे लीड्स लगाए जाते हैं। ओके, तो ये सारे पार्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। नाउ लीड हम लगाते हैं ताकि हम ईसीजी के डाटा से या ईसीजी को यूज करके कोई ना कोई एक डाटा बना सकें। नाउ लेफ्ट एंकल, लेफ्ट रिस्ट जो हमने डिस्कस किया वो तो है ही। अब हम एक ईसीजी वेव को देखेंगे। तो एक ईसीजी वेव कैसी दिखती है वो आपको सामने ही दिख रही है। एक ईसीजी वेव ऐसी दिखती है कुछ, जैसे यहाँ पे ड्रॉ करके फॉर्म में है, आपको क्लियरली दिख रही है। ये मैंने एक ईसीजी वेव को ड्रॉ किया, रेड कलर के फॉर्म में रहता है ऐसे। ओके, देन पी के बाद होता है क्यू आर एस, देन होता है टी वेव ऐसा छोटू सा, एंड वो पार्ट फर्दर कंटिन्यू हो जाता है। ओके, पी वेव, क्यू आर एस वेव, एंड छोटू सा टी वेव, एंड फिर से कंटिन्यू हो जाता है वो न्यू पी वेव में। तो बेसिकली वो ऐसा है कुछ, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक बार बना के देख लिया है। नाउ इस वेव में
हमें इन वेव्स की नेमिंग करनी थी। तो हमने एक नेमिंग की है, पहले वाले वेव की पी, सेकंड जो डिप्रेशन में है थोड़ी सी क्यू, जो पीक पे है आर, नीचे की तरफ है एस, और नेक्स्ट है टी। तो पी क्यू आर एस टी ये वेव है, ये अकॉर्डिंगली डिस्कवर्ड किया गया था रैंडमली। नाउ ये वेव्स कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, पी वेव क्या इंडिकेट करता है? पी वेव इंडिकेट करता है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। क्या इंडिकेट करता है? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, जो किसके वजह से होता है? लास्ट उसमें मैंने कार्डियक साइकिल में बताया था, एसए नोड की वजह से होता है। ओके, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से होता है? एसए नोड की वजह से होता है। नेक्स्ट है क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। अब आप देखोगे कि क्यू आर एस टुगेदरली वो मिला के एक वेव है, ये ऐसा। तो ये तीन वेव के कॉम्प्लेक्स से बना है, इसलिए हम इसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टुगेदरली क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो किसके वजह से होता है? एवी नोड की वजह से होता है। जो कि हमने कल देखा था कि वेव कमांड किसकी होती है? एसए नोड की वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में, बट कौन कंट्रोल करता है? एवी नोड। अगर आपको याद होगा तो ये रहा वेंट्रिकल्स, एसए नोड की वजह से एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल्स एवी नोड की वजह से कंट्रोल होते हैं, बट कमांड ऑफ द वेव होता है एसए नोड, यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसके बाद आपको क्लोजिंग दिख रही होगी। फर्स्ट हार्ट साउंड को लब बोला गया है, सेकंड सेमिलुनर वेल्व्स की क्लोजिंग को हमने डब बोला है, तो ये आपको याद होगा। नाउ टी वेव क्या इंडिकेट करता है? जो टी वाला पार्ट है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। क्या इंडिकेट करेगा? वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन। तो तीन वेव्स हम ईसीजी में देखते हैं। तो एक नीट का क्वेश्चन ये भी होता है, कौन सी वेव नहीं दिखती है ईसीजी में? तो कौन सी वेव नहीं दिखती है? एट्रिया के रिलैक्सेशन की, या एट्रिया के रिपोलराइजेशन की, या एट्रिया के डायस्टोल की। हमने कल ही देखा था, ये तीनों एक ही वर्ड है। कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल एंड डीपोलराइजेशन एक ही होता है, और रिपोलराइजेशन, डायस्टोल और रिलैक्सेशन एक ही होता है। तो एट्रिया का रिलैक्सेशन या डायस्टोल या रिपोलराइजेशन की वेव नहीं मिलती है, जबकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एसी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन वीसी एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन वीआर, तीनों भी वेव्स हमें दिखेंगी। ओके, तो पी वेव इंडिकेट करेगा एसी, क्यूआरएस वेव इंडिकेट करेगा एवी या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और टी वेव इंडिकेट करेगा वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ओके, नाउ एस और टी वेव के बीच में हमें एक चीज समझ में आई कि दो आर वेव अगर हो, एक आर वेव इस साइड हो और एक आर वेव इस साइड हो, दो आर वेव के बीच के डिस्टेंस को अगर हमने कैलकुलेट किया, जैसे ये एक आर वेव है, ये एक आर वेव है, यहाँ पे लिखा है आर आर इंटरवल, तो वो हमें एक हार्ट बीट बता देगा। क्या बता देगा? वन हार्ट बीट, या तो 0.8 सेकेंड का डिस्टेंस होता है, और हमने देखा है कि एक कार्डियक साइकिल कितना होता है? 0.8 सेकेंड का। तो दो आर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.8 सेकेंड होता है, इसलिए हम जितने भी आर इंटरवल्स हैं वो गिनेंगे, तो हमें कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट पता चल जाएगी। तो जैसे अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि एक स्टूडेंट है जो ईसीजी रिपोर्ट स्टडी कर रहा है, और उसने टोटल आर वेव्स को काउंट किया, और आर वेव्स निकली टोटल 69। तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये इनडायरेक्टली उन्होंने हार्ट बीट दिया है। तो आपको हार्ट बीट विथ रिस्पेक्ट टू आर वेव या आर आर इंटरवल, दोनों भी चीजों से हमें हार्ट रेट को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। तो जितना आर वेव होगा या आर आर इंटरवल होगा, उतना ही हार्ट बीट होगा। Now by counting the RR interval we can know the heartbeats. ओके, ये है नॉर्मल ईसीजी जो आपको एनसीईआरटी में दिया है। नीट में इस ईसीजी के रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे दिए हैं। आप लोगों को कुछ कार्डियक डिसऑर्डर्स पहले पता होने चाहिए, फिर उसके बाद ये हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो मैं सबसे पहले कार्डियक डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं बैक टू ईसीजी आऊंगा ताकि वो आपको रिलेट कर सकूं। तो डिसीजेस में सबसे पहला जो डिसीज है वो है हाइपरटेंशन। आपको पता है हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन का ऐसा मतलब नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा टेंशन ले लो तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। नो, हाइपरटेंशन इज, हाँ, स्ट्रेस से हाइपरटेंशन पे रोल होता है, बट हाइपरटेंशन का ये मतलब नहीं कि आप स्ट्रेस हो, आप बहुत फास्ट फास्ट किसी के ऊपर एंग्री एंगर इश्यूज हैं, तो दैट इज हाइपरटेंशन नहीं। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर बढ़ना।
अब पहले तो आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm of Hg कितना होता है? 120/80 mm of Hg। 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। कल ही हमने पल्स प्रेशर के लिए इसको डिस्कस किया था। नाउ अब इसको हम मेजर कैसे करते हैं? तो एनसीईआरटी में लिखा है एक मशीन होती है सिग्मो मैनोमीटर, सिग्मो SYG मैनोमीटर, MANOMETER, सिग्मो मैनोमीटर। अगर आप लोग कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहाँ पे एक ऐसा बबलिंग करके एक मशीन होती है जिसको रिस्ट पे लगाया जाता है और फिर ऐसा उसको प्रेशर से एलिवेट किया जाता है। तो वो जो टेक्निक है ब्लड प्रेशर लेने का, आपने सुना होगा। फिर स्टेटिस्कोप एल्बो के पास रख के डॉक्टर हार्ट बीट सुनता है, दैट इज सिग्मो मैनोमीटर। वो जो मशीन है उसको हम सिग्मो मैनो, वो फुस फुस ग्रीन कलर की जो होती है, दैट इज सिग्मो मैनोमीटर। तो हाइपरटेंशन को हम मेजर करते हैं सिग्मो मैनोमीटर से। और अगर हाइपरटेंशन 120/80 से ज्यादा आ रहा है, दैट इज इट इंडिकेट द पेशेंट इज हाइपरटेंसिव। अब हाइपरटेंशन के तीन टाइप्स होते हैं या तीन एरिया में डिवाइडेड है। पहला है माइल्ड हाइपरटेंशन। जो लोग सिटीज में रहते हैं वो माइल्ड हाइपरटेंशन के शिकार हमेशा ही रहते हैं ड्यू टू हाई स्ट्रेसफुल लाइफ और भागदौड़ भरी लाइफ के कारण। आज के डेट में 140/90 को भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं। जो पहले आज से 2 to 3 डिकेड्स पहले 120/80 को नॉर्मल माना जाता था, आज के डेट में 140/90 को भी लोग नॉर्मल मानते हैं ड्यू टू एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। इतना नॉर्मल है ऐसा वो मानते हैं। तो माइल्ड हाइपरटेंशन 140/90 mm of Hg, मॉडरेट होता जाएगा 160/100 mm of Hg, एंड सीवियर हो जाएगा मोर देन 180 या 200 mm of Hg प्रेशर हो। तो मॉडरेट और सीवियर के केस में हम हाइपरटेंशन पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज हाइपरटेंशन से चांस होता है जो छोटी कैपिलरीज है जैसे आईज की या ब्रेन की, तो वो रप्चर हो जाए। क्योंकि हमने कल ही देखा था कि कैपिलरी के अंदर एक ही लेयर है जबकि आर्टरीज और वेन में 3 लेयर था, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया। बट कैपिलरीज में सिर्फ इंटीमा लेयर था जो बहुत ही जल्दी फट जाती है, एंड ड्यू टू रप्चर वहाँ पे क्लॉट बन सकता है। आंखों में क्लॉट बन गया तो विजिबिलिटी चली जाएगी, माइंड में क्लॉट बन गया तो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है एंड हीमोरेज, जिसके कारण डेथ हो सकती है। तो हाइपरटेंशन कंट्रोल करना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए हाइपरटेंशन पेशेंट्स को हम हाइपरटेंसिव मेडिसिन देते हैं। ओके, नाउ विल नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है अगर फैट डिपोजिशन आर्टरीज के अंदर, खासकर हार्ट की जो आर्टरीज है उसमें बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड अथेरोस्क्लेरोसिस। Deposition of lipid, salts, ions, and clots would result in narrowing of the coronary artery. Coronary artery क्या है? जो आर्टरी हार्ट को अओर्टा से ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि हार्ट सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है बट उसको खुद भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो अओर्टा से जो आर्टरी हार्ट को ब्लड देती है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर सॉल्ट्स, आयंस या लिपिड या कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट हो जाए तो नैरो हो जाती है कोरोनरी आर्टरी की ल्यूमेन, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हार्ट के मसल्स को कम होने लगता है और धीरे धीरे मसल्स जो हैं लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, उसका शिकार होने लगते हैं। तो अथेरोस्क्लेरोसिस को ही कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैड, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। नाउ अगर ये हार्ट के आर्टरी में हो रहा तो हम उसको अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। बट अगर वो हार्ट को छोड़ के कोई और आर्टरी में भी हो रहा है ब्लॉकेज, तो हम उसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इफ इट ऑकर अदर देन कोरोनरी आर्टरी, इट इज कॉल्ड स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट टर्म इज अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना पेक्टोरिस आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि इंडियन फिल्मों में जब कोई भी एक फादर की बेटी लव मैरिज करके भाग रही है तो उसके फादर को चेस्ट पे पेन होने लगता है, हार्ट अटैक से पहले वाला, जब वो ऐसे दिल पे हाथ रख लेता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अंजाइना पेक्टोरिस। ओके, या अंजाइना भी आप कॉमनली बोल सकते हो,
इन शॉर्ट सीवियर चेस्ट पेन, हार्ट अटैक से पहले वाला जो सिम्टम्स है डेट इज अंजाइना. नाउ इट इज अ स्टेज ऑफ सीवियर हार्ट पेन ड्यू टू डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई. ये जो डिसऑर्डर्स हैं सब स्टेप बाय स्टेप है. पहले हाइपरटेंशन बढ़ेगा जिसकी वजह से अथेरोस्क्लेरोसिस, अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा तो डिपोजिशन बढ़ेगा. अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लड कम मिलेगा हार्ट को. ब्लड कम मिलने की वजह से हार्ट के टिश्यूज में पेन होगा जिसको हम एंजाइना बोल रहे हैं. उसको ठीक नहीं करेंगे तो हार्ट का ब्लड वॉल्यूम या स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा. स्ट्रोक वॉल्यूम कम होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि हार्ट का फंक्शन रुक जाएगा और हार्ट की डेथ हो जाएगी. नाउ अंजाइना क्या है, जैसे कि मैंने बोला हार्ट पेन क्योंकि कम ब्लड सप्लाई है. नेक्स्ट है हार्ट फेल्यूर. हार्ट फेल्यूर का हो जाएगा मतलब ये एक स्टेट है. हार्ट फेल्यूर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक तीनों में डिफरेंस है. मैंने तीनों को अलग अलग लिखा है इसलिए ताकि आपको समझे. हार्ट फेल्यूर का मतलब है इट इज अ स्टेट इन विच हार्ट फेल्स टू पंप इनफ ब्लड रिक्वायर्ड टू द बॉडी. ये एक ऐसी स्टेट है बॉडी की जिसमें हार्ट अपने स्ट्रोक वॉल्यूम से कम ब्लड फिल्टर करता है या पंप करता है. तो हमें पता है हार्ट हर एक कार्डियक साइकिल में 70 ml का ब्लड पंप करता है ओटा में. अगर इस 70 ml से कम हो जाए तो हम बोलेंगे हार्ट फेल हो गए. जैसे एग्जांपल, आप लोग जो टेस्ट देते हो उसमें एक स्पेसिफिक नंबर होता है कि इसके नीचे आएगा तो बंदा फेल हो जाएगा. वैसे जैसे अगर 100 में से 34 पासिंग मार्क्स है तो जिसको 33 आया वो फेल है. ऑल्दो उसके मार्क्स तो आए हैं 33 बट ही इज फेल. तो जो एक क्राइटेरिया होता है उससे कम अगर कुछ भी हो जाए तो हम उसको फेल गिनते हैं. तो हार्ट में भी एक क्राइटेरिया है, 70 ml से कम अगर ब्लड पहुंच रहा है तो धीरे धीरे हार्ट अपने जो टारगेट दिया है उसको ब्लड पंप करने का उससे फेल होता जा रहा है. और अगर वो लेस देन 30 हो गया देन उसको हम बोलते हैं हार्ट फेल्यूर. 30 ml से कम होना इज सीवियर हार्ट फेल्यूर. तो इट इज अ स्टेट इन विच हार्ट फेल्स टू पंप इनफ ब्लड रिक्वायर्ड टू द बॉडी. नेक्स्ट टर्म इज कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट क्या है, मैंने आपको बोला था कि हार्ट मायोजेनिक है. मायोजेनिक का मतलब होता है सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला प्रॉपर्टी. अब मसल्स में अगर एक्साइटेबिलिटी जनरेट हो रही हो बट कंडक्ट ना हो पा रही हो, जैसे हमने याद है पढ़ा था ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस. आई विल शो यू. हमने हार्ट में एक पाथवे पढ़ा था ये वाला. ऐसे नोड से एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से परखिंजे. मतलब इम्पल्स ऐसे नोड में जनरेट होगा पर यहाँ से वो इस पाथवे से ट्रेवल करेगा पूरे हार्ट में. अब इम्पल्स जनरेट हो रहा हो पर कंडक्शन में दिक्कत हो वो एक अलग बीमारी हो, पर इम्पल्स ही अगर जनरेट नहीं हो रहा हो ऐसे नोड में ही दिक्कत हो उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट. क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट. देखो कार्डियक अरेस्ट, स्टॉपेज ऑफ ऐसे नोड रिजल्टिंग इन रिड्यूस इन हार्ट बीट. स्टॉपेज ऑफ ऐसे नोड रिजल्टिंग इन रिड्यूस इन हार्ट बीट, इसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट. तो कार्डियक अरेस्ट में ट्रीटमेंट क्या होगा, आप आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा लो और तब तक आप बचे रहोगे. अब आप बोलोगे कि सर अगर ऐसे नोड काम नहीं करा तो डेथ भी तो हो सकती है क्योंकि हमें तो हर 0.8 सेकेंड में हार्ट बीट चाहिए. तो मैंने आपको बताया था अगर ऐसे नोड कंडक्ट नहीं करेगा तो एवी नोड कंडक्ट करता है. एवी नोड 40 टू 60 इम्पल्स निकालता है. मान लो उसका एवी नोड भी खराब हो जाए तो बंडल ऑफ हिस रिलीज करेगा क्योंकि वो 20 से 40, 20 टू 40 इम्पल्स निकालता है. तो हार्ट रेट हॉस्पिटल जाने तक या अगले 1-1.5 घंटे तक चालू रहता है. सिर्फ ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल सकता. आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गए, आपका पेसमेकर बदल दिया गया तो बस आपके लिए वो आसानी होती है और तुरंत ठीक हो जाते हो. तो लास्ट सोल्यूशन होता है कार्डियक अरेस्ट में पेसमेकर बदलना. स्टॉपेज ऑफ ऐसे नोड रिजल्टिंग इन रिड्यूस इन हार्ट बीट उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं. नाउ हार्ट अटैक, लास्ट फॉर्म है हार्ट अटैक. ये हार्ट की डिसऑर्डर शुरू होती हैं अथेरोस्क्लेरोसिस से और खत्म होता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन या हार्ट अटैक. दोनों एक ही चीज है, चाहे आप मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोल दीजिए या तो हार्ट अटैक. नाउ सीवियर ऑक्सीजन reduce supply. Severe oxygen reduced supply results in damage of majority of heart tissues leading to stoppage of heart. Severe oxygen
रिड्यूस सप्लाई, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई काफ़ी हद तक कम हो गया हो जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन डैमेज हो जाए तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है। ओके, या एमआई भी बोलते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन टू हार्ट बीट इफ देयर विल बी हाई या मोर कैल्शियम आयंस, मोर के प्लस आयन एंड मोर एन ए प्लस आयन ब्लड में। तो उसका एक आंसर दिया है मैंने, हाई रहेगा पहले में, अगर कैल्शियम आयंस हाई तो हार्ट बीट हाई रहेगा। सेकेंड में इंक्रीज इन के प्लस आयन, फर्स्ट इंक्रीज देन नॉर्मल, ये सोडियम के लिए सॉरी, और के प्लस आयन बढ़ा रहे तो रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है तो हार्ट बीट रिड्यूस रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब हम डिसऑर्डर्स पढ़ने के बाद बैक टू ईसीजी में आ जाते हैं। अब आपको मैंने यहाँ पे 4 ईसीजी दिखाई हैं जो कुछ कुछ डिसीज को, अगर आपको ईसीजी पढ़ना सीखना हो तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको आप यूज कर सकते हो किसी की भी ईसीजी स्टडी करते वक्त। तो फर्स्ट वाला जो केस है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या देखा है कि ईसीजी में पी वेव गायब है, बाकी क्यूआरएस वेव और टी वेव दिख रहा है बट पी वेव दिख ही नहीं रहा है। तो ये कौन सा केस होता है? पी वेव हमने देखा था ऐसे नोड कंडक्ट करता है और ऐसे नोड से वेव नहीं आ रही, मतलब एवी नोड तो काम कर रहा है क्योंकि क्यूआरएस और टी वेव आ रहा है और वो दोनों एवी वेव या एवी नोड कंट्रोल करते हैं, बट ऐसे नोड जो है वो पी वेव कंट्रोल करता है और वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऐसे नोड से वेव नहीं बन रही है, और ऐसे नोड से वेव ना बनने को हमने क्या टर्म बोला है? हमने उसको बोला है कार्डियक अरेस्ट। अभी हमने डिसीजेस पढ़ा तो कार्डियक अरेस्ट, तो पहली वाली अगर ईसीजी ऐसी आ रही है तो हम उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। सिमिलरली अब इसमें देखो, आप देखोगे तो 3 पी वेव दिख रही हैं, इसमें क्यू आर एस वेव है ही नहीं, तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते पी वेव के बाद सीधा टी वेव आ जाए ना। क्यू आर एस वेव और टी वेव दोनों साथ में आएंगी, क्यों? क्योंकि दोनों एवी नोड के थ्रू आती हैं। अब यहाँ पे पी वेव आ रही है, इसका मतलब ऐसे नोड तो काम कर रहा है, देर इज नो सच फॉल्ट लुकिंग इन ऐसे नोड, बट एवी नोड के नीचे जो कंडक्शन सिस्टम है पूरा ब्लॉक हो गया है या तो काम नहीं कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है सेकेंड डायग्राम। ओके, तो इसको हम कौन सा डिफेक्ट मानेंगे? एवी नोड का डिफेक्ट मानेंगे। तो हम एवी नोड के लिए हमें वहां पे आर्टिफिशियली ट्रैक लगाना पड़ेगा। ओके, थर्ड जो है, थर्ड वेव आपको दिख रही होगी, पी वेव काफी बड़ी दिख रही है, उसमें काफी टाइम लग रहा है एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होने में, जबकि क्यू आर एस और टी वेव नॉर्मल है। ओके, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एनलार्ज पी वेव, पी वेव बड़ा हुआ है, पी वेव की साइज काफी बड़ी हुई है, मतलब एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होने में काफी ज्यादा टाइम लगा है। इस बीमारी को हम ईसीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करके बोलेंगे हाइपोक्सिया ऑफ एट्रियल मसल्स। क्या बोलेंगे? हाइपोक्सिया, मतलब या तो अथेरोस्क्लेरोसिस या तो ब्लॉकेज की वजह से एट्रिया के मसल्स को ब्लड कम पहुंच रहा है जिसके कारण उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, एंड दिस स्टेट को हम बोलते हैं एनलार्ज पी वेव इन टर्म्स ऑफ ईसीजी। ओके, तो एनलार्ज पी वेव विल इंडिकेट या तो पोटेशियम पोटेशियम के प्लस आयन ज़्यादा हो गए हों ब्लड में, या तो हाइपोक्सिया ऑफ एट्रियल मसल्स। अब चौथा डायग्राम है, इसमें देखो पी वेव नॉर्मल है, क्यू आर एस नॉर्मल है, पर टी वेव या एस टी, एस किधर आता है? इधर, यहाँ पे एस आएगा, ये एस है और ये टी है, सॉरी यहाँ पे एस है, ये एस है, ये टी वेव है। इस पूरे को हम बोलते हैं एस टी सेगमेंट। क्या बोलते हैं? एस टी सेगमेंट। तो अगर एस टी सेगमेंट एक्सपांड हो जाए या शॉर्ट हो जाए तो हम एक बीमारी बोलते हैं जिसको बोलते हैं एमआई। देखो पहले वाले डायग्राम में मैंने लिखा है एस टी सेगमेंट बढ़ गया है, जिसको मैंने लिखा है एस टी सेगमेंट एलिवेट्स, एंड सेकंड डायग्राम में मैंने एस टी सेगमेंट को काफी डिप्रेस दिखाया है, काफी छोटा दिखाया है, जिसको हमने लिखा है एस टी सेगमेंट डिप्लीट्स। दोनों भी केस हमें क्या बताएंगे? हार्ट हार्ट अटैक या तो
मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो हमने लास्ट बीमारी पढ़ी थी, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये दोनों भी केस क्या बताएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो 4 बीमारी हमने ईसीजी के रिस्पेक्ट में पढ़ी है, कार्डियक अरेस्ट, एनलार्ज पी वेव, एवी नोड डिफेक्ट एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो आपको नॉर्मल ईसीजी पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे हम कुछ डिसीजेस यहाँ पे दिए, और भी ऐसे फैक्ट्स हैं, बट आपको सिर्फ जो डिसीजेस दिए मैंने उसके हिसाब से कुछ केसेस पढ़ाए हैं, इससे ज़्यादा वी डोंट रिक्वायर्ड। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। नाउ रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होता है, तो आगे तो अभी हमारा न्यूरल बचा है, बट आपको याद रखना पड़ेगा हाइंड ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, पॉन्स एंड मेड्यूला। तो हाइंड ब्रेन के तो 3 पार्ट्स होते हैं, एक सेरिबेलम भी होता है, बट यहाँ पे पॉन्स और मेडुला को मैंने ड्रॉ किया है। तो पॉन्स का तो कोई रोल नहीं है हार्ट पे, बट मेडुला में एक सेंटर है, आपको दिख रहा होगा, लेबलिंग भी की गई है, कार्डियक सेंटर। ये देखो ब्लैक कलर का जो सेंटर है, जिसको मैंने एरो से मार्क किया है, कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, वहां से एक नर्व निकलती है, कौन सी नर्व, सिंपैथेटिक नर्व। कौन सी नर्व, सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व हार्ट के ऐसे नोड पे जाके टारगेट करती है, कहाँ पे टारगेट करती है, ऐसे नोड के ऊपर जाके टारगेट करती है। तो आपको दिख रहा होगा, पहले तो आपको कार्डियक सेंटर पता होना चाहिए, ये रहा कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर जो है एक वेव के थ्रू कंडक्ट कर रही है हार्ट के ऐसे नोड को, दिस इज ऐसे नोड। अब क्या हो रहा है देखो, और ये वेव कौन सी है, सिंपैथेटिक। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक वेव, एक नर्व आती है ऐसे नोड के पास। अब आप बोलोगे सर पर हमने तो बोला था कि हमारा हार्ट मायोजेनिक है। हाँ मायोजेनिक है, पर उसका रेट, कब उसको तेजी से हार्ट को पंप करना है, कब उसको धीरे से पंप करना है, ये कौन इंडिकेट करता है, उसको नर्व। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्डियक नर्व जो है, कार्डियक सेंटर से जो नर्व आती है, वो सिंपैथेटिक एक्शन लेके आती है। और सिंपैथेटिक एक्शन में क्या चीजें होती है, 3 चीजें होती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंड ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंड ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये किसकी वजह से होगा, इट ऑल ऑकर्स ड्यू टू sympathetic action of the cardiac center of the medulla oblongata। medulla oblongata से जो वेव आ रही है वो ये 3 चीजें करवाएगी, हार्ट बीट बढ़ाएगी, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगी, एंड ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी। अब एक और एक्शन है ऐसा ही, आपको पता होगा किडनी के ऊपर है ट्रायंगुलर समोसे जैसा ग्लैंड, जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। ओके, एड्रीनल ग्लैंड में 2 पार्ट है, बाहर की तरफ है एड्रीनल कॉर्टेक्स और अंदर की तरफ है एड्रीनल मेडुला। अब जो अंदर एड्रीनल मेडुला है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, एड्रीनालिन एंड नॉन एड्रीनालिन। 2 हार्मोन रिलीज करता है, दोनों के नाम लिखे मैंने, एड्रीनालिन एंड नॉन एड्रीनालिन। एड्रीनालिन जो है वो 80% रिलीज होता है, और एड्रीनालिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। ओके, एड्रीनालिन का दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन। एंड नॉन एड्रीनालिन का दूसरा नाम क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन। तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में एड्रीनालिन या एपिनेफ्रिन निकलता है 80%, एंड 20% निकलता है नॉन एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन। अब यहाँ पे आपको इसको फंक्शन को अपोजिट नहीं समझना है कि एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन दोनों नाम में अलग है, एक ए है एक नॉर है तो अपोजिट होंगे, नहीं। मेक इट वेरी क्लियर कि एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन दोनों भी एक ही हैं, एक ही फंक्शन करते हैं, दे आर नॉट एंटागोनिस्ट, वो अपोजिट काम नहीं करते, दे हैव सेम एक्शन, ऑलमोस्ट 99.9% सिमिलर एक्शन, सिर्फ हार्ट पे थोड़ा सा नॉन एड्रेनालिन का फंक्शन ज्यादा है, वरना हर जगह दोनों सेम एक्शन करते हैं। ओके, तो एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन जो एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन है, जिसको हम कैटेकोलामाइंस भी बोलते हैं, वो भी ऐसे नोड पे एक्ट करते हैं और उसका भी सिंपैथेटिक एक्शन होता है। तो हार्ट के ऊपर 2 सिंपैथेटिक एक्शन हो गए, एक एड्रेनल मेडुला का, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स का, उसका भी सिंपैथेटिक एक्शन है, और एक हो गया आपके कार्डियक सेंटर ऑफ मेडुला का, दोनों का भी क्या एक्शन है,
सिंपैथेटिक एक्शन, और सिंपैथेटिक एक्शन में क्या होगा, हार्ट बीट, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब मैं आपको दोनों का अलग अलग एग्जांपल देता हूँ। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपका हार्ट बीट 72 से बढ़ के 100 के आसपास पहुंच जाएगा। ये जो हुआ चेंज वो किसके वजह से हुआ, ये ब्रेन के वजह से हुआ। मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो नर्व आई उसके वजह से चेंजेस हुए हैं, ना कि एड्रिनल ग्लैंड के वजह से। पर आप बैठे हो, अचानक से हॉरर मूवी देख रहे हो और आपको अचानक से भूत दिखा, आप डर गए, तो डरने की वजह से आपका हार्ट बीट तेज हो गया। ये ब्रेन की वजह से नहीं हुआ, ये एड्रिनल ग्लैंड की वजह से हुआ है। एड्रिनल ग्लैंड में भी एड्रिनल मेडुला की वजह से हुआ है, एड्रिनल मेडुला में भी एड्रेनालिन की वजह से हुआ है। तो जब हम डर जाते हैं या हम बहुत खुश होते हैं, उस केस में फियर, फाइट और फ्लाइट 3F कंडीशन में एड्रेनालिन हार्ट बीट बढ़ाएगा। बाकी नॉर्मल केसेस में ब्रेन हार्ट बीट बढ़ाएगा। तो मैंने आपको दोनों केस का एग्जांपल दिया है, कब हार्ट बीट बढ़ता है, किस सिचुएशन में कौन हार्ट बीट को बढ़ाता है। ओके, नाउ कार्डियक सेंटर ऑफ मेडुला oblongata, adrenal medullary hormones have sympathetic or stimulatory action on SA node, resulting in increase in heartbeat, increase in cardiac output and increase in blood pressure। अब यहाँ पे एक चीज दी गई है, न्यूरोट्रांसमीटर। कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हार्ट को स्टिमुलेट करेंगे, तो एक है एड्रेनालिन, एक है नॉन एड्रेनालिन, और एक इनहिबिशन है डोपामाइन, गाबा, पापा। ये आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व दिया है यहाँ पे। पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या है, वेगस जो है सबसे बड़ी नर्व है, 10th लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। ये हम न्यूरल में पढ़ेंगे, अभी आपको याद रखना है वेगस नर्व जो कि 10वीं है और सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट नर्व है, हैज पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एक्शन क्या होता है, स्टिमुलेट करना। अब हार्ट बीट, अब आपने रनिंग बंद कर दी तो क्या वो आप नॉर्मल होने के बाद तो आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है ना, कि आप 1 घंटा हो गया रनिंग किए हुए, अभी भी लाइक अ डॉग आप हाफ रहे हो, आपका हार्ट रेट फास्टर रहता है? नहीं, वो कम हो जाता है ना। तो वो कम क्यों होता है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। पहले आप नॉर्मल थे, आपने भागना शुरू किया, हार्ट रेट बढ़ गया, सिंपैथेटिक एक्शन। आप रुक गए, हार्ट बीट 5 मिनट बाद नॉर्मल हो गया, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन हार्ट पे कौन करता है, एक नर्व है जिसका नाम है वेगस नर्व, और वो किसके थ्रू करती है, वेगस नर्व जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है, उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है ACH, एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन और वेगस नर्व दोनों का भी पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है हार्ट के ऊपर। ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन में क्या होगा, जो चीज सिंपैथेटिक में होता है उसका ऑपोजिट। सिंपैथेटिक में हार्ट बीट बढ़ा था तो यहाँ कम हो जाएगा, वहां पे ब्लड प्रेशर कम हुआ था, सॉरी वहां बढ़ा था तो यहाँ कम हो जाएगा, वहां कार्डियक आउटपुट बढ़ा था तो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ओके, तो दो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है, वेगस नर्व एंड एसिटाइल कोलिन, और दो सिंपैथेटिक एक्शन है, क्या क्या, एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स एंड कार्डियक सेंटर ऑफ मेडुला। ओके, thus we have ended our chapter body fluids and circulation। ओके, थोड़ा सा बचा है पोर्टल सर्कुलेशन, वो भी खत्म कर लेते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब बेसिकली होता है अगर एक ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे में चला जाए। हमारे पास 3 पोर्टल सर्कुलेशन है, हेपेटिक पोर्टल, रीनल पोर्टल एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। नाम ही है हेपेटिक, मतलब जब इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पे जाने की जगह लीवर पे चला जाए। सिमिलरली लेग्स, लोअर पार्ट ऑफ लेग्स से किडनी में चला जाए। रीनल पोर्टल सिस्टम सिर्फ एम्फीबियंस और थोड़े बहुत फिशेस में दिखते हैं, हमारे उसमें नहीं दिखते हैं, मैमल्स में नहीं दिखता है। तो रीनल पोर्टल सिस्टम फ्रॉग में दिखता है, उसमें लेग्स के ब्लड कहाँ जाते हैं, किडनी में। हेपेटिक हम में दिखते हैं और फ्रॉग में भी दिखता है, फ्रॉग में तीनों दिखते हैं और ह्यूमंस वगैरह में 2 ही दिखते हैं। तो हेपेटिक में इंटेस्टाइन से लीवर, रीनल में लेग से किडनी, एंड हाइपोफाइशियल में हाइपोथैलेमस से ब्लड कहाँ जाता है, पिट्यूटरी के पास जाता है। कहाँ पे जाता है, पिट्यूटरी। अब देखो ये सब अलग अलग ऑर्गन है, इंटेस्टाइन अलग ऑर्गन है, लीवर अलग ऑर्गन है, सिमिलरली लेग अलग ऑर्गन है, किडनी अलग ऑर्गन है, हाइपोथैलेमस अलग ऑर्गन है, पिट्यूटरी अलग ऑर्गन है। इन सब का ब्लड डायरेक्टली कहाँ जाता है, वेना कावा के अंदर जाना चाहिए था। जैसे इंटेस्टाइन का ब्लड वेना कावा में जाना चाहिए था, लीवर का भी वेना कावा में जाना चाहिए था, वैसे ही लेग्स का भी वेना कावा में जाना चाहिए था, किडनी का भी, वैसे ही हाइपोथैलेमस का भी। बट ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। इस स्पेशल पर्पस के लिए
एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूसरे ऑर्गन का शेयर होता है, इसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो इंटेस्टाइन का लीवर में क्यों दिया जाता है? ताकि इंटेस्टाइन में रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद ग्लूकोज जो है लीवर के पास जाके स्टोर हो सके, इसके लिए हमने एक स्पेशल सिस्टम बनाया है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल की बात करें तो फ्रॉग के लेग्स लोअर काफी बड़े होते हैं और उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो जंप करते वक्त, तो वो लोग अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाने की जगह बगल में किडनी होती है वहां पे डाल देते हैं। एंड सिमिलरली हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो पिट्यूटरी में डायरेक्ट जाके स्टिमुलेट करें इमरजेंसी कंडीशन में, इसके लिए वो पोर्टल सर्कुलेशन यूज करते हैं। यही फंक्शन है। बाकी हम न्यूरल में एक एक सिस्टम्स को और एक बार देखेंगे। ओके, थैंक यू। चैप्टर एंड हो चुका है, आप एक बार एनसीईआरटी से पढ़िए। थैंक यू।